क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस से स्वागत करता हूं। 4 जुलाई का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। 4 जुलाई को एक दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसका जो है स्वतंत्रता दिवस होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है। वो कौन सी कंट्री है और उसको भैया किसने कब्जे में कर रखा था, उसका नाम जरूर बताइएगा। ठीक, टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें बहुत सारे आपको नोटिफिकेशंस जो इंपॉर्टेंट है, कंटेंट, सारी चीज़ें मिलती हैं। डिस्कशन भी आप कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे जो पेड कोर्सेज चल रहे हैं यूपीएससी यूपीपीएससी, ठीक, मेंस 2022 और यूपीएससी यूपीपीएससी का 2023 का कंप्लीट जो है इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स और मेंस का कोर्स जो कि मेंस तक चलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप प्रीलिम्स और मेंस का मॉड्यूल ले सकते हैं। ये सारे जो है अभी मैंने डेट इसकी एक्सटेंड करी है, 20 जुलाई से अब चालू होने वाला है। ठीक, 20 जुलाई के 15 महीने से ज़्यादा का जो है ये ग्रुप है। 15 महीने यानी कि आपका 1 साल के ऊपर। ठीक, तो अभी 15 दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेन चीज़ है कि आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपका मेंस तक हम लोग जो है कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज रखेंगे। इसके अलावा आंसर राइटिंग और करंट अफेयर का मॉड्यूल आप हमसे ले सकते हैं। डाउट डिस्कशन वाला भी ये पेड ग्रुप हमारा है, जिसपे सिर्फ आप कहीं भी पढ़ रहे हो लेकिन डाउट आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है 9650347272। इस पर आप हमसे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू भी, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग मेंस और प्रीलिम्स में देख सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले आ सकते हैं यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में ये हैं, और इनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखिए, पहला है नाविक दिवस यानी कि सी फेरर डे। ठीक, इसको इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेलिब्रेट करता है। और ये सेलिब्रेट जो है किसी पर्टिकुलर मतलब हाँ, ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है 25 जून को। ठीक, इसमें नाविक देखो क्या है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, ठीक, 90% के से ज़्यादा वो भैया शिप के थ्रू होता है, पानी के रास्ते। तो उसमें जो सी फेरर है, नाविक है, उनका जो रोल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान बिल्कुल देते हैं और सिविल सोसाइटी में देते हैं। तो 25 जून जो है वो आपका सी फेरर डे मनाया जाता है और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको करता है, मतलब सेलिब्रेट करता है। ठीक, दुनिया में इसके थ्रू जो जागरूकता फैलाता है। इस बार का थीम क्या था? थीम है सी फेरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। ठीक भाई, शिपिंग कैसे चलेगी? सी फेरर तो चलेगी, तो सी फेरर है तो वो कोर है शिपिंग फ्यूचर के। अगला टॉपिक है इंडिया और अर्जेंटीना का बायलेटरल रिलेशन। तो अभी मोदी जी और अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट हैं अल्बर्टो फर्नांडिस, ये म्यूनिक में मिले थे G7 समिट के साइडलाइंस पे। ठीक, तो देखो ऐसा है कि हम लोग ने 2019 में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करी है, तो उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना उस पर बात हुई और कई सारे मुद्दों बात हुई। अर्जेंटीना इवन जो है चाहता है कि वो ब्रिक्स का जो है मतलब मेंबर बन जाए। इसी प्रकार से ईरान ने तो पेपर भी फाइल कर दिए हैं कि वो चाहता है ब्रिक्स में जो है जुड़ना चाहता है। ठीक, तो इसके बारे में जानेंगे आज, हमारे जो है टॉपिक है ये वाला। खैर, अर्जेंटीना के साथ में मोदी जी और अल्बर्टो के बीच में किन किन बातों पर बात हुई? वो हुई साउथ साउथ कोऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट चेंज, कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये सारी बातों पे जो है आप देख सकते हैं। इसमें टेररिज्म नहीं है, ध्यान रखना, टेररिज्म नहीं है। थोड़ा इसका जो है ज्योग्राफी देख लेते हैं। अर्जेंटीना में आपका नीचे ये जो है आपको दिख रहा होगा फाकलैंड आइलैंड, ये ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, अर्जेंटीना का पार्ट नहीं है, ध्यान रखना। ठीक, इसकी कैपिटल है ब्यूनोस एयर्स। उरुग्वे से ये टच करता है, ब्राज़ील से टच करता है, पैराग्वे से टच करता है, बोलीविया से टच करता है और चिली से टच करता है। और ये जो यहाँ पर एक जो है पर्वतशिला है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मेसी एक फुटबॉलर का नाम आपने सुना होगा, अर्जेंटीना से ही है। मैराडोना भी अर्जेंटीना से ही थे। ठीक है, अगला टॉपिक है अभी 14वां जो है ब्रिक्स का समिट हुआ और चाइना इस बार मेज़बानी कर रहा है और बीजिंग में हुआ। हालांकि वर्चुअल समिट हुआ, 2 दिन का था। इस बार की थीम क्या थी? फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप। ठीक, हमें मतलब उच्च गुणवत्ता की जो है ब्रिक्स की जो है साझेदारी करनी है ताकि हम एक नए एरा में जा सकें ग्लोबल डेवलपमेंट के। ऐसा है ना, न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। तो अगर इसको आसान भाषा में आपको याद करवाने की कोशिश करूँ तो ये है कि ब्रिक्स अगर अच्छी गुणवत्ता वाली क्वालिटी के साथ में अगर हम पार्टनरशिप करते हैं तो ग्लोबल डेवलपमेंट जो है एक नए सिरे से, नए तरीके से और नए ऊंचाइयों को छू सकता है। ठीक, तो इस तरीके से आपको ज़्यादा
याद रहेगा। 14th है, चाइना चेयर है, और पहला ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद में। रशिया के ऊपर आपको पता है बहुत सारे प्रतिबंध आर्थिक वह लगाए गए हैं पश्चिमी देशों के द्वारा, जिसको लीड कर रहा है यूएस। और जी जिनपिंग ने हाई लेवल डायलॉग भी रखा है इसी ब्रिक्स के सम्मेलन के पे जो है ग्लोबल डेवलपमेंट पे, थीम भी वही है। ठीक, तो और ये भी कहा है कि भैया 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाला, इसको भी हम लोग जॉइंटली जो है पूरा कर सकते हैं। बीजिंग डिक्लेरेशन भी यहाँ पे आया है, बीजिंग में हो रहा है, तो 2 दिन का ब्रिक्स का सम्मेलन था, 14वां है, ध्यान रखना है, पूछ सकता है। तो बीजिंग डिक्लेरेशन भी आया है। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, बीजिंग डिक्लेरेशन एक पहले भी है वीमेन एम्पावरमेंट पे, ठीक, और ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ भी चुका है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो अलग है डिक्लेरेशन, ये अभी आया है 14वें वाले में ब्रिक्स सम्मेलन में। और इसमें ये क्या क्या बात कही है बता देते हैं कि भैया यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है, इसमें कहा है कि भैया बातचीत करो। दूसरी चीज़ है कि ह्यूमैनिटेरियन यानी कि मानवीय सहायता जो है यूक्रेन को मिलनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो दिया जा रहा है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज के द्वारा जो दिया जा रहा है, रेड क्रॉस के द्वारा जो दिया जा रहा है, मानवीय सहायता मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो है ब्रिक्स ने भी बोला कि टेररिज्म जो है वो उसको किसी भी धर्म, राष्ट्र जो है, संस्कृति जो है आपका, उससे और एथनिक ग्रुप से नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक, तो ये ब्रिक्स इस वाले डिक्लेरेशन में, बीजिंग डिक्लेरेशन में ये बात भी कही गई। इसके अलावा ये कहा गया है कि कंप्रिहेंसिव कन्वेंशन और इंटरनेशनल टेररिज्म जो है, इसको जल्दी से जल्दी फाइनलाइज करना चाहिए और एडॉप्ट करना चाहिए। इंडिया के द्वारा जो है, इंडिया इसका प्रोपोनेंट है आपका कंप्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म यूएन में। ठीक, अभी ये फाइनलाइज नहीं हो पाया है, लेकिन इंडिया इसको चाहता है कि फाइनलाइज हो जाए। बीजिंग डिक्लेरेशन था, याद रखना। अगला टॉपिक है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक, तो विदेशी अनुदान अंशदान विनियमन अधिनियम। अब क्या है कि भारत में मान लीजिए कोई फॉरेन जो है अब्रॉड में रह रहा है और वो कुछ पैसा डाल रहा है, तो उसको पैसा डालने के लिए क्या क्या रेगुलेशन है, क्या क्या चीज़ें होंगी, तो ये सारी चीज़ें इस अधिनियम के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत जो है देख रेख की जाती है। होम मिनिस्ट्री इसकी देख रेख करता है इस लॉ की, ध्यान रखना। ठीक, तो इन्होंने अभी होम मिनिस्ट्री ने कई सारे छूट दी हैं, मतलब जो है संशोधन कुछ किए हैं जिसमें छूट कई सारी दी गई हैं। ठीक, ताकि मनी जो है वो रिलेटिव, अगर कोई है किसी का वो मनी भेजना चाहता है तो आसानी से भेज सके और ज़्यादा भी भेज सकता है। तो क्या क्या संशोधन किए गए हैं? 10 लाख रुपए तक का अगर आप जो है करते हो, रिलेटिव कोई भेजता है, आपका रिलेटिव होना चाहिए, तो गवर्नमेंट को बताने की जरूरत नहीं है, आराम से रखो। 10 लाख के ऊपर अगर भेजते हो तो पहले 30 दिन का टाइम दिया जाता था कि भैया हमको बताओ, गवर्नमेंट को बताओ। अब वो जो टाइम है वो 3 महीने कर दिया गया है। और उसको देखो ऐसे नहीं, हलवा मत लेना, ये क्वेश्चन इस टाइप के बन जाते हैं एफसीआरए के ऊपर। क्या क्रिटिज्म है वो भी पूछ सकता है, एनालिसिस आपसे पूछ सकता है मेंस एग्जामिनेशन में। साथ ही साथ अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है पैसा कुछ भेज रहा है, अकाउंट खोल रहा है, जो भी फंड्स आ रहे हैं इसके अंतर्गत, तो उसको जो है ज़्यादा टाइम दिया जाएगा कि वो बता सके कि भैया कहाँ से पैसा आया, क्या आया, क्या नहीं आया। ठीक, और इसके अलावा इन्होंने बोला है कि पहले इनकी वेबसाइट पे हर तिमाही में ये बताना पड़ता था ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल को कि जिनको फॉरेन फंड्स मिलते थे। अब ये हटा दिया गया कि आप बताने की ज़रूरत नहीं है, हर तिमाही में बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बताओगे नहीं, बताओगे तो हो, लेकिन हर तिमाही में आप रिपोर्ट करो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो मतलब ये समझना ज़रूरी है, इतना मतलब क्लियर आपका कॉमन सेंस भी होना चाहिए। अभी एक बड़ा अच्छा स्पोर्ट्स में आप लोग को, स्पोर्ट्स की 2 न्यूज़ हैं आज। ठीक, तो स्पोर्ट्स में एक बहुत ही अच्छा भारत के लिए भी दिन गया, और कोई कह नहीं सकता कि ये किसी बॉलर ने जो है याला रिकॉर्ड बनाया है। एक्चुअली टेस्ट मैच में किसी एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने का जो है रिकॉर्ड बुमराह के पास आ गया है आपका। ठीक, स्टुअर्ट ब्रॉड जो है इंग्लैंड का एक ये बॉलर है जिसको आपको याद होगा युवराज सिंह ने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में 6 छक्के भी मारे थे। ठीक, तो यही बेचारे फिर से अभी बली का बकरा बने हैं, और इन्होंने 29 रन जो है इनके ऊपर 29 रन जसप्रीत बुमराह ने मारे। हालांकि कुछ एक्स्ट्रा भी रन थे, जैसे नो बॉल के रन, वो जोड़ जाड़ के जो है 35 रन हो जाते हैं ऊपर, लेकिन जो बल्ले से निकले, जब बुमराह के बल्ले से जो रन निकले वो 29 रन निकले। ये रिकॉर्ड है, मैक्सिमम रन है किसी एक ओवर में टेस्ट क्रिकेट में। ठीक, इससे पहले रिकॉर्ड ब्रायन लारा के पास था, उन्होंने 28 रन मारे थे साउथ अफ्रीका के रॉबिन पीटरसन जो एक स्पिनर है उनके ऊपर। ठीक, इतने 28 ही रन जो है ऑस्ट्रेलिया के पहले कैप्टन थे जॉर्ज बेली, उन्होंने भी 28 रन मारे थे, लेकिन ब्रायन लारा से पीछे थे क्योंकि बाउंड्री ब्रायन लारा ने ज़्यादा मारी थी।
4 चौके मारे थे और 2 छक्के मारे थे। ठीक, 6 लीगल डिलीवरी में, यहाँ देखो 8 डिलीवरी हुई हैं स्टुअर्ट ब्रॉड के द्वारा। ठीक, तो उसमें ये भी चीज़ देख लीजिएगा। और वही वाला फिर बताया हुआ है कि 35 रन अभी दिए इन्होंने ओवरऑल। ठीक, बल्ले से लेकर 29 हैं जो कि रिकॉर्ड है बुमराह का। ठीक, अगला टॉपिक है सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, कोऑपरेटिव्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये जो है हर जुलाई के पहले सैटरडे को मनाया जाता है, ध्यान रखना। हर जुलाई जब भी स्टार्ट हुई तो उसका जब भी पहला सैटरडे बन रहा है उस दिन को, मतलब कि उस डेट को जो है हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। ठीक, सहकारिता ये चीज़ है। और आप लोगों को पता है कि कोऑपरेटिव्स को बहुत ज़्यादा जो है सरकार अभी वो भी तवज्जो भी दे रही है। और इसमें अभी एक मंत्रालय भी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स भी अलग से बनाया गया, जिसके कौन है मंत्री, अमित शाह जी हैं। तो ये चीज़ें हैं। 1923 से जो है ये मनाया जा रहा है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको जो है आपका 95 से जो है इसका वो भी बनाया था, मतलब औपचारिक रूप से जो है इसको 1995 से मनाया जा रहा है। वैसे ये 1923 से भी देखा जा सकता है। ठीक, तो इस बार ये 2 जुलाई को पड़ा, क्योंकि पहला जो सैटरडे था जुलाई का वो 2 जुलाई को था, उस दिन बनाया गया। इस बार की थीम क्या थी, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है ना, सहकारिता एक बेहतर विश्व बनाए। तो ये थीम भी याद रखा करिए, पूछ सकता है। इसको कूप्स या कोऑप्स डे भी बोला जाता है। इसमें यही है कि दुनिया में आपको जागरूकता फैलानी है कोऑपरेटिव। ये डे वे क्यों मनाते हैं हम, डे हो गया, डेकेड हो गया, इससे संबंधित मैंने वीडियो भी आप लोगों को दे रखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस में उससे क्वेश्चन भी आए थे। ठीक है ना, उतना ही बताता हूँ मैं, पढ़ाता हूँ जो जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, पूरा जो है गूगल नहीं पढ़ाया जा सकता। अगर कोई पढ़ा के बोल रहा है कि भाई साहब कि जो है मतलब यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो गलत, मतलब कितना पढ़ सकता है, कैपेसिटी है। ठीक, तो यहाँ पर ये है कि जागरूक बनाओ कोऑपरेटिव के बारे में लोगों के बीच में, जो इस आंदोलन का, ठीक है, कोऑपरेटिव आंदोलन का जो आइडिया है, जैसे कि आपका अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की का आइडिया है। ठीक, इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, दक्षता हो गया, समानता हो गया, वर्ल्ड पीस, इन सबको जो है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स में हम लोग समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अगला टॉपिक है वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे। तो हर्ष भोगले की पिक्चर आपके दिमाग में अगर रह जाएगी इसके जरिए, तो आपको पता चल जाएगा कि स्पोर्ट्स में यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं हो रही है, स्पोर्ट्स से संबंधित जो भी जर्नलिस्ट होते हैं, ठीक, तो उनके लिए भी एक दिन है, और वो दिन है 2 जुलाई। ठीक, हर साल 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है। ठीक, और वर्ल्ड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन जो है उसने 17वां साल अपना जो है अपना मनाया था 1994 में। उसी दिन से ये वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे भी मनाया जाता है। वही है, जागरूकता फैलाओ स्पोर्ट्स के बारे में और कॉमन पीपल के बारे में। बाकी ये टाइमलाइन दे रखी है, इतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला टॉपिक है अल्फा सेंचुरी। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है ना, जो सौर मंडल जो हमारा है, वैसे ही हमारे सोलर सिस्टम सबसे करीबी जो दूसरा सोलर सिस्टम है उसका क्या नाम है, अल्फा सेंचुरी। याद रखो, साइंस एंड टेक में पूछ सकता है भाई साहब। अभी नासा ने अपना पहला रॉकेट ऑस्ट्रेलिया, मतलब पहला रॉकेट, मतलब फर्स्ट कमर्शियल स्पेस जो है क्राफ्ट अभी इन्होंने लॉन्च किया आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक, तो नासा जो अपने जो भी स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करता है वो कहाँ से करता है, यूनाइटेड स्टेट्स की धरती से ही करता है। लेकिन पहली बार कोई कमर्शियल स्पेस क्राफ्ट इन्होंने नासा, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर लॉन्च किया है। और कहाँ से किया है, ऑस्ट्रेलिया से किया है। ठीक, अब अल्फा सेंचुरी से संबंधित है तो उसी को देखने के लिए किया होगा। उसका कारण है क्यों ऑस्ट्रेलिया से किया, वो भी समझ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के इक्वेटोरियल लॉन्च, इक्वेटर के पास से जो है, विषुवत रेखा के पास से जो है हम लोग करते हैं लॉन्च को, वो मैंने बताया आप लोगों को। कोई बता सकता है कमेंट करके कि क्यों करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अर्नहम स्पेस सेंटर जो दुपुमा पठार पे है, ठीक, नियर द टाउनशिप ऑफ नुहुलुनबे। ठीक, तो वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। और ये अल्फा सेंचुरी ए और बी कॉन्स्टलेशन को ऑब्जर्व करेगा। ठीक, जो नियरेस्ट स्टार सिस्टम है अर्थ के। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया इसलिए इसको चुना गया है क्योंकि एक इसका यूनिक कनेक्शन है अल्फा सेंचुरी से। दक्षिणी जो गोलार्ध है, सदर्न जो हेमिस्फीयर है, वहीं से अल्फा सेंचुरी दिखता है। और आपको पता ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में है। और उनके नेशनल फ्लैग में भी जो है कुछ ऐसा जो पॉइंटर जो सितारे बने हुए हैं वो उनके नेशनल फ्लैग में भी दिखता है।
अल्फा सेंचुरी को भी जो दर्शाता है। ठीक, तो नासा ने बोला है कि ये पहला लॉन्च है, 3 ऐसे ही लॉन्च होने हैं ओवरऑल, तो ये भी होंगे, ऑस्ट्रेलिया से ही होंगे। अगला टॉपिक है ब्रिक्स से संबंधित। तो देखो हम लोग ने भी पढ़ा कि 14वां सम्मेलन हुआ, बीजिंग में हुआ, चाइना ने किया। ठीक, थीम वीम भी उसकी देख ली। अब देखो ईरान भी चाहता है कि ब्रिक्स से जुड़े। ठीक, तो पहले तो हम यहाँ पे ईरान की ज्योग्राफी देख लेते हैं। पर्शियन गल्फ से टच करता है। ठीक, लेकिन ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है ना, उसका मेंबर नहीं है ईरान, ध्यान ध्यान रखना, और यमन भी नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, तो और ये 2017-16 में शायद पूछा था। और ये कैस्पियन सी से भी जो है टच करता है, पर्शियन गल्फ से भी जो टच करता है, आपका इराक से करता है, अजरबैजान हो गया, ठीक, टर्की हो गया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सब इनसे करता है। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है। यहाँ पर चाबहार पोर्ट है जो कि ग्वादार पोर्ट के काफ़ी पास में है। यहाँ से आपकी जो है एक रोड भी जाती है जिसके थ्रू जो है इंडिया अफगानिस्तान में जो है सामान वान और ये सब भेजता है। ठीक है, पहले चाबार पोर्ट तक जाता है सामान पानी के रास्ते, फिर यहाँ से लैंड के थ्रू जाता है। देरांज देलाराम करके कुछ एक इस उसका रोड का नाम है। ठीक, और इसी से जो है संबंधित एक अशकाबाद करके जो है एक एग्रीमेंट भी है, जिसमें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाया जाना था तुर्कमेनिस्तान के होते हुए सेंट्रल एशिया के बीच में, और फिर रशिया जाता था, तो वो भी है चीज़ें। तो वो सारी कुछ ईरान के थ्रू होती हैं। ठीक है, ईरान जो है आपका एक शिया डोमिनेटेड जो है कंट्री है। तेहरान इसकी कैपिटल है, और ईरान में जो है काफ़ी ज़्यादा सैंक्शन लगाए गए हुए हैं कि ये न्यूक्लियर पावर बम बना रहा है। ठीक है ना, न्यूक्लियर बम बना रहा है। और यहाँ पे फॉर्डो करके कई सारे पहाड़ हैं जिसके नीचे बताते हैं काम करते हैं, तो सेटेलाइट के इमेज के थ्रू नहीं देखा जा सकता है। तो ईरान काफ़ी तगड़ा देश है, ऐसे नहीं समझ सकते कि कोई कमज़ोर है। और इज़राइल बहुत डरता है, इज़राइल और सऊदी दोनों ही लगे रहते हैं कि ईरान ना आगे बढ़े। तो कुछ तो बात होगी ना, तभी तो लोग जो है चिढ़ते हैं। तो ये चीज़ है। और ईरान जो है के पास में दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट गैस रिजर्व है। ठीक, इंडिया के मैंने आप लोगों को बताया था पीछे कि सबसे ज़्यादा अब इंडिया किससे जो है क्रूड ऑयल मंगा रहा है, बताइएगा कमेंट करके किसका, कौन है वो। इराक है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, कौन है। ठीक, तो सेकंड लार्जेस्ट जो है इसके पास गैस रिजर्व है। ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहता है। ब्रिक्स आपको बता दें कि 2001 में गोल्डमैन सैक्स जो आपका ये इकोनॉमिस्ट हैं जिम ओ नील, उन्होंने नाम जो है आपका कॉइन किया था। इसमें देखो ब्रिक है, ब्रिक्स नहीं है। एस कहाँ है? एस है साउथ अफ्रीका, जो कि 2010 में इसने ज्वाइन किया था। 2009 में पहला समिट हुआ था ब्रिक्स का, रशिया में हुआ था। ठीक, ये केंटरबर्ग करके कुछ जगह है, याद कर लीजिएगा। अर्जेंटीना भी ज्वाइन करना चाहता है। और चाइना जो है, जो अगर ब्रिक्स के बारे में आप देखो, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं, फैक्ट्स मेंस में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। तो जो ब्रिक्स जो कंट्रीज़ हैं अभी, उनकी पूरी जीडीपी अगर ले लो तो उसमें से 70% जीडीपी तो चाइना की ही है भाई साहब। चाइना का इतना बड़ा वो है। और 27 ग्रुप्स कलेक्टिव $77.5 ट्रिलियन में से 70% चाइना ही है। इंडिया कितना है? 13% है। और रशिया और ब्राज़ील जो है 7% है। बचा क्या? बचा जो है वो आपका साउथ अफ्रीका है। ठीक, और दुनिया की पॉपुलेशन का 40% हिस्सा जो है ब्रिक्स में अभी रहता है। और दुनिया की जीडीपी का 26% जो जीडीपी है वो आपकी ब्रिक्स के पास में, काफ़ी बड़ा नंबर है ये। अगला टॉपिक है यूएन का ओशियन कॉन्फ्रेंस हुआ। तो ओशियन कॉन्फ्रेंस हुआ तो मतलब देखो, एक तो एसडीजी गोल है आपका 14, जिसमें बोला गया है लाइफ बिलो वाटर। तो ऐसे भी याद करते चल सकते हो आप, आपको ये नहीं है कि आप एक बार में ही रटो, ऐसे आप धीरे धीरे एक एक करके पढ़ोगे ना तब भी याद रहता है। बस इंटरलिंकिंग करने की आदत आप डालो, इंपॉर्टेंट है। पढ़ते समय ये जरूर सोचा करो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, पढ़ते समय ये जरूर सोचा करो कि मुझे किसी को पढ़ाना है। इससे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, जिससे आपको फोकस, एकाग्रता आपकी बढ़ेगी, आपको याद भी रहेगा। इंटरलिंकिंग करोगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के टाइम पे भी आपको याद रहेगा। ठीक, तो ये यूएन का ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 वाला हुआ कहाँ पर हुआ? तो भाई साहब लिस्बन पोर्टुगल में है, लेकिन इसको को होस्ट किया था केनिया और पोर्टुगल दोनों ने मिलकर। यूएन का है, ध्यान रखना। और ये 5वां था, शायद 5वां सम्मेलन था ओशियन कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, अभी इसका मैप देखेंगे पोर्टुगल का। अभी थोड़ा नीचे चलते हैं। गोल नंबर 14 जो है आपका लाइफ बिलो वाटर से संबंधित है। थीम क्या था ओशियन कॉन्फ्रेंस का? स्केलिंग अप ओशियन एक्शन बेस्ड ऑन साइंस एंड इनोवेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल नंबर 14 स्टॉक टेकिंग पार्टनरशिप एंड सोल्यूशन। मतलब हमें कुछ ओशियन के एक्शन ऐसे लेने हैं जो कि विज्ञान और नवाचार पे
जो है आधारित हो, ताकि हम इनका कार्यान्वयन कर सकें SDG गोल 14 का। ठीक, सिंपल आसान रखो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका सेव अवर ओशियन और ये सारी चीज़ें चलती रहीं, और उन्होंने ये भी बोला, रिकॉग्नाइज किया है कि भाई साहब हमारा फेलियर है, कलेक्टिव फेलियर है कि ओशियन रिलेटेड टारगेट्स हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हमें हर सबको मिलकर जो है काम करना चाहिए, अर्जेंटली एक्शन लेना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ताकि हम टारगेट्स को पूरा कर सकें। टारगेट कौन सा? 2014 वाला। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 का था उसको हमें जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ग्लासगो, अभी नवंबर 2021 में जो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट हुआ था, उसको हमें जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि ओशियन की का स्वास्थ्य, उत्पादकता, सतत उपयोग और रेजिलियंस, लचीलापन बना रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इंडिया ने अपना कमिटमेंट दिखाया है कि कोस्टल क्लीन सीज कैंपेन, मतलब तटीय क्षेत्रों के पास में जो समुद्र है वो स्वच्छ रहे। ठीक, और आप लोग को देखो, ये डेकेड वाला मैंने वीडियो ऑलरेडी दे रखा है, मिशन प्रयागराज जो है 2022 वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। डेकेड, ईयर, डे सब इंपॉर्टेंट वाले बताएं। इसमें मैंने अभी बताया था कि यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2021 से 30 में चल रहा है। ये डेकेड है और उसका एम यही है कि हमें वो साइंस मिल सके जिसके जरिए ओशियन को हम सतत बना सकें। ठीक, 2021 से 23 यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑफ ओशियन साइंस है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है, लेकिन उससे पहले क्या होगा भाई साहब, हम लोग मोटिवेशन लेके चलते हैं ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें और जो है अपना फोकस और डेडिकेशन बनाए रखें। परसीवरेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज का मोटिवेशन क्या है कि धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। तो जिन्होंने, ठीक, धैर्य रखना, कभी निराश मत होना, जिसने तुमको बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। ठीक है, तो तुम्हारे साथ भगवान भी है, गॉड भी है, अल्लाह भी है, गुरु भी हैं सारे। चिंता मत करो, धैर्य रखो, पेशेंस रखो, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। ठीक, समय आज आपकी, समय की सबसे खासियत पता क्या होता है बड़ी, कि समय बदल जाता है। ठीक है, और समय जब बदलता है तो आपकी किस्मत भी बदल सकती है। बस आप धैर्य रखो, अपना काम करते रहो। ठीक, और यहाँ पे अपने पेड ग्रुप की मार्केटिंग कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे सर्वाइवल के लिए और इस तरीके के क्वालिटी वीडियो आने के लिए। तो देखिए, यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए मेंस 2022 के लिए हमारा 1-to-1 काउंसलिंग गाइडेंस मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है। इसको आज ही आप ज्वाइन कर सकते हैं, फीस लिखी हुई है। यूपीएससी और यूपीपीएससी का इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स और मेंस वाला जो 2000 का इंटीग्रेटेड जो हमारा मॉड्यूल है, उसको जो है हम लोग 20 जुलाई से लॉन्च करने वाले हैं। इसको आज 20 जुलाई से तो ऑफिशियली लॉन्च होगा, लेकिन आप अभी से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें आपको टास्क वास्क कुछ मैं देता रहूँगा, कुछ चीज़ें सिलेबस से संबंधित, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित ये सारी चीज़ें बताता रहूँगा। फीस जो है आपकी, आप सिर्फ 5,000 रुपये देके, पहला इंस्टॉलमेंट देके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो पूरी फीस भी दे सकते हैं। ठीक, इसमें देखिए यूपीएससी और यूपीपीसीएस में आपको पता है कि कई पूरा सिलेबस जो है सेम है। थोड़ा बहुत सिलेबस जो है प्रीलिम्स और मेंस में यूपीपीसीएस का थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ी सी इसकी 3,000 रुपये सिर्फ फीस ऊपर से ज़्यादा है। अगर आप लोग चाहोगे तो आप बाद में यूपीपीसीएस का अलग से मॉड्यूल भी ले सकते हो, प्रीलिम्स का, मेंस का, यूपीएससी का भी ले सकते हो। बट इंटीग्रेटेड वाला, क्योंकि अब हमारे पास अभी टाइम है और हम लोग पंचवर्षीय योजना नहीं बनाते हैं, इस बार ज्वाइन करो तो इसी बार सिलेक्शन फाइनल लो, इस पे हम लोग विश्वास रखते हैं। ठीक, परमानेंट कस्टमर बनाने का काम हमारा नहीं है। बाकी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, वहाँ आप जा सकते हैं। आपको इतना मटेरियल दिया जाएगा कि आप 5 साल में इसको शायद एक बार पढ़ पाएंगे, तो 5 साल तक आपसे वो मनी कलेक्शन करते रहेंगे, सिलेक्शन नहीं करा पाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ है। अगला है कि मेंस आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट आपको रोज़ करनी चाहिए, ऐसे राइटिंग करनी चाहिए। इवैल्यूएशन आपको मुझसे कराना है तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर मॉड्यूल जो है आप लोगों को मिलता है रोज़, जो डेली करंट अफेयर आता है, इसका जो है आप लोगों को पीडीएफ भी आप ले सकते हो सिर्फ, तो मतलब सिर्फ इसका। और इसके अलावा अभी मैं बाई वीकली मैगजीन आपको देने वाला हूँ, योजना कुरुक्षेत्र की समरी देने वाला हूँ हर महीने की। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा सिर्फ 50 रुपये जो है पर मंथ, जो है सिर्फ पीडीएफ चाहिए। अगर डाउट डिस्कशन भी करना चाहते हैं तो जो है 100 रुपये प्रति मंथ है। इसके अलावा ओवरऑल अगर एक डाउट वाला जो है डाउट डिस्कशन का मैं ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक, तो उसमें क्या है कि आप कहीं भी पढ़ते हो, वहाँ फंस चुके हो, कोई आपको जो है पूछने वाला नहीं है, आपके कई सारे डाउट रहते हैं लेकिन उसको कोई सॉल्व नहीं करने वाला है, तो आप वहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हो। ठीक, तो वो वाला जो है उसका भी कुछ चार्जेस रहेंगे लेकिन बहुत मिनिमल रहते हैं। तो उसके लिए और इन सब के लिए आपको बात करनी पड़ेगी हमसे 9650347272 पर। ठीक, और ये है पेमेंट डिटेल्स। इसमें सब में तो वन टाइम पेमेंट है, लेकिन 2023 वाला जो इंटीग्रेटेड वाला जो कोर्स है उसमें आप 5,000 रुपये
इनिशियल जो है इंस्टॉलमेंट दे के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।